हेलो सभी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एमर्सन स्टडीज। मेरा नाम है राहुल। आपने प्रीवियसली 3 वीडियोस देखी मेरी, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की थी, जो आपने बहुत पसंद भी करी। आइए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा न्यू टॉपिक जो कि होने वाला है लाइट, जिसके अंदर हमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ने हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा भी है, 8th में 7th में। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन जनरली शोन बाय द मिरर, एनी टाइप ऑफ मिरर, एंड रिफ्रैक्शन शोन बाय द लेंसेज, और वी कैन ऑल्सो से द ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, ग्लास हो, वाटर हो, वो सब चीजें रिफ्रैक्शन शो करती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। रिफ्लेक्शन बेसिकली, अगर कोई शाइनी सरफेस है, इफ देयर इज एनी शाइनी सरफेस, यू हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल बेसिकली फिजिक्स में या मैथ्स में हम लोग नॉर्मल को बोलते हैं परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस पे। किसी भी सरफेस के थ्रू परपेंडिकुलर होगा तो हम उसको नॉर्मल बोलते हैं हमेशा। अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करती है विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंट, then it will send back to the same medium with the angle of reflection। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा स्मूथ सरफेस है। और ये आपको जो मैंने लाइन बनाई है, ये बनाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे शाइन है। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो इससे ये नहीं पता लगेगा कि क्या चीज है, लेकिन जैसे ही मैं ये बनाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शाइन है और ये एक तरह से मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, it is a phenomena in which whenever a ray of light incident on a shiny surface, it will send back to the same medium in which angle I is equals to angle R always, and the incident ray and the normal and the reflected ray all lie in the same plane। मैंने आपको दोनों लॉज भी एक्सप्लेन कर दिए इसके। पहला लॉ था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करेंगी, मतलब अगर यहां से रे आ रही तो वापस यहीं चली गई। और सेकेंड तो आप सब जानते ही हो, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, अब इसमें बस एक छोटा सा है चीज जो मेरे को बतानी है, जो एग्जाम में तो नहीं आएगी, बहुत ही मतलब बेसिक है वो, क्योंकि बट एक बार बता देता हूँ। अगर आपको वो कभी कभी देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द शाइनी सरफेस इज 50 डिग्री, आपको बताना है एंगल आर कितना है, तो आप लिख दोगे 50 डिग्री। बट ध्यान से देखो, एंगल आई तो हमेशा इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, ना कि इंसिडेंट रे एंड द सरफेस, ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा विच इज 40। अगर ये 40 तो एंगल आर भी 40, तो इसका मतलब एंगल आर आपका 40 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना, एंगल आर आपका 40 डिग्री होगा। चलो, तो इसमें एक ये बेसिक सा क्वेश्चन आता था बहुत छोटी क्लासेस में, अब 10th में तो आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में एक चीज आप सबसे पहले याद रखना, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। अब आप अभी मैंने आपको फोकल लेंथ बताई नहीं है, बट स्टिल आप अभी लिख लो अपने नोट्स में, बिकॉज ये आगे फिर हम मिस कर देंगे। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन होती है। अभी जब आप थोड़ा सा आगे चलोगे इस चैप्टर में तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा फोकल लेंथ का क्या है, और जिन लोगों ने अगर पढ़ा है तो उनको तो आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कैन नॉट बी डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, सिंपल। ठीक है, कैन नॉट बी डिफाइंड। आप इसकी फोकल लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप इसको न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल वर्ड्स में अगर एक प्लेन मिरर है तो उसके आगे आप एक ऑब्जेक्ट कितना भी दूर रख दो उसकी इमेज जरूर बनाएगा। ये कितना भी दूर हो आपका ऑब्जेक्ट, वो हमेशा इमेज बनाएगा ही बनाएगा। तो इसलिए आप अभी के लिए याद रखो कि फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो इसके 4 हैं पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, वो आप सब जानते हो पहले से ही। सबसे पहले है सेम साइज एंड शेप,
सेकंड है वर्चुअल एंड इरेक्ट, फिर है लैटरल इन्वर्जन, और फिर है इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप लिख लेना, मैंने बोल दिया, ठीक है। सेम साइज एंड शेप, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझाता हूं उसका मतलब। इमेज विल बी लैटरल इन्वर्टेड एंड इमेज डिस्टेंस इज एज द सेम एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना आप मिरर के आगे रहोगे उतनी ही आपकी इमेज मिरर के पीछे बनेगी। तो मतलब इमेज जितना दूर है उतना ही ऑब्जेक्ट भी दूर है। ये दो पॉइंट तो इजी है जो आप सबको पता है, साइज वाला और ये वाला। अब मैं वर्चुअल इरेक्ट वाला आपको समझा देता हूँ। इरेक्ट का मतलब देखो अपराइट होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है तो उसकी इमेज बनेगी तो भी अपराइट ऐसे ही बनेगी। इन्वर्टेड, और सिर्फ इन्वर्टेड का मतलब होता है ऐसे, ये होता है इन्वर्टेड, ये होता है इरेक्ट, ठीक है। तो इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, क्योंकि हम जब मिरर के आगे खड़े होते हैं तो हमारा हेड अगर ऊपर है ऑब्जेक्ट की तरह तो हमारी इमेज में भी हमारा हेड ऊपर ही होता है। लेकिन अगर आप कभी देखोगे बहुत सी जगह पे हम लोग उल्टे भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो प्लेन मिरर नहीं होता, वो स्पेरिकल मिरर होते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे उनको, हम लोग उल्टे दिखते हैं, तो वो होता है इन्वर्टेड। ये है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वर्चुअल। वर्चुअल देखो, इमेज फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो इंसिडेंट रे है ये आपस में ना रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती है कुछ पॉइंट पे ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे मीट करेगी कहीं। अगर एक्चुअल में इमेज, अगर एक्चुअल में रेज मीट करती हैं तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। और अगर रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, वो तुम अभी आगे धीरे धीरे समझ जाओगे कि क्या है सब कुछ, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज है उनके लिए ये कि जो एक्चुअल में रेज मीट नहीं करती, जैसे ये रे अगर इस तरफ जा रही है तो ये तो डाइवर्जिंग है, कभी नहीं मिलेंगी। बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पीछे जाके मिलेंगी कहीं। तो ये होता है वर्चुअल, कि एक्चुअल में नहीं मीट कर रही थी बट हमने ऐसा सोचा, हमें लगा ऐसा। तो ये है वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब। लैटरल इन्वर्जन भी आप सब जानते ही हो, लेफ्ट का राइट, सपोज करो बी है तो हमें बी ऐसा दिखेगा, ठीक है, और सी है तो हमें सी ऐसा दिखेगा। तो ये लैटरल इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन नहीं होता। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट का राइट बन जाता है ऐसा, ये लैटरल इन्वर्जन है। दैट इज व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस written on the front side of the ambulance car is in the inverted form, so that the driver is in front of the ambulance, can be able to see them properly and can read the word ambulance correctly, ठीक है। ये इसका रीजन ये है, लेकिन ये सब 10th क्लास में नहीं आता, ये आपने सब थोड़ी क्लास में करा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने सबसे पहले आपको बताया, फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ यही था। और वैसे भी प्लेन मिरर अब हटा दिया एनसीईआरटी में से, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो स्पेरिकल मिरर, ये यहां से स्टार्ट करना है। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर, देखो दोनों मिरर जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बेसिकली ग्लास जैसे कर्व। अभी जब तक मैंने इनके ऊपर शाइन नहीं बनाई है तब तक के ये अभी ना तो कन्वेक्स है ना ही कॉनकेव है। जब तक मैं मिरर के ऊपर शाइन नहीं बनाऊंगा तब तक वो मिरर बना ही नहीं है, अभी सिर्फ एक ही ग्लास है। देखो कॉनकेव में मिरर हमेशा बाहर की तरफ रहती है, जो साइड आपकी बल्ज है बाहर की तरफ उसमें शाइन रहती है, और कॉन्वेक्स में हमेशा अंदर की तरफ शाइन रहती है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना रहा हूं और अंदर शाइन दिखा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी कॉनकेव है। आप लोग सिर्फ शेप को देखते हो कि ऐसे ऐसे, नहीं, हमेशा शाइन को देखा जाता है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा है ना, और इसकी शाइन ऐसे दिखेगी बाहर की तरफ, तो इसका मतलब कि कॉन्वेक्स हो गया, नहीं, शाइन बाहर है, अभी भी ये कॉनकेव ही है, ध्यान रखना। ये आपको थोड़ा बहुत ट्विस्ट करने को देते हैं। और अगर मैं ऐसे बना के, अभी भी देखो शाइन मेरी अंदर ही है, तो ये भी अभी भी कॉन्वेक्स ही है। तो हमें शाइन देखनी है, ना कि हमें शेप देखनी है। तो इसकी शाइन लिखना, शाइनी आउटवर्ड्स, शाइनी आउटवर्ड्स, और जो बल्ज है जो अंदर से झुका हुआ है वो अंदर की तरफ है, शाइनिंग इन, सॉरी, बल्जिंग इनवर्ड। इसमें लिखना शाइनी इनवर्ड्स, बल्जिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है मिरर की। चलो, कॉनकेव मिरर को हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ये रेस को, सब रे जो भी आती है उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। डाइवर्जिंग मिरर इज
कॉन्वेक्स, ये रेस को डाइवर्ज कर देता है, मतलब के फैला देता है। अभी जब तुम रे डायग्राम पढ़ोगे इसके तो तुम लोग देख लोगे कि वहां पे रेस कैसे कन्वर्ज होती है और डाइवर्ज होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद है आपका मिरर की पॉइंट्स। किसी भी मिरर के अंदर ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। किसी भी मिरर के अंदर आप एक मिरर बना लो, अभी मैं यहाँ पे कोई भी कॉनकेव कॉन्वेक्स ये सब मार्क नहीं कर रहा क्योंकि ये दोनों के लिए है, ठीक है, ये चीज दोनों के लिए वैलिड है। चलो तो ये आपका मिरर है, मैंने मिरर बना दिया। अब देखो यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं P, C एंड F, और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल हेड वाला है, ठीक है, PAL है, PL नहीं है, PAL है, हेड वाला, हेड ऑफ द स्कूल जो होते हैं उनके वाला है। चलो तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, P स्टैंड्स फॉर पोल, F स्टैंड्स फॉर फोकस, और ये हमेशा कैपिटल F बनाना है, स्मॉल f नहीं बनाना, और C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये चार है हमारे पॉइंट, और ये 3 पॉइंट है, और ये लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम लोग कोई आर्क बनाते हैं ऐसे रख के, सपोज करो मैंने ऐसे रख के कोई आर्क बनाई, ठीक है, ये मैंने आर्क बनाई और ये इसका सेंटर था, ठीक है। अगर मैंने ये ऐसे रख के आर्क बना दी तो ये, लेकिन अगर मैंने सिर्फ इतनी ही आर्क दिखाई और यहाँ पे इसकी मैंने शाइन बना दिया तो ये तो मिरर बन गया, है ना। तो यही चीज होती है मिरर में, जो इसका एक्चुअल, जो अगर मैं इस पूरे को सर्कल बनाता तो ये सर्कल कुछ ऐसा बन जाता एक्चुअल में, तो जो उसका इमेजिनरी सेंटर होता एक्चुअल में यहाँ पे, ये वही सेंटर है। अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर दूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी को बोला जाता है जिस सर्कल में से मैंने ये ग्लास को कट करा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्वेचर, सिर्फ कर्वेचर, जो बेसिकली कर्व पार्ट है हमारा, जैसे मैंने काट के ये पार्ट निकाला तो ये हमारा कर्वेचर हो गया। कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है, या फिर ये बोलो कि जो आपका कर्वेचर का मिड पॉइंट है वो होता है पोल, जो आपके कर्वेचर का मिड पॉइंट है वो होता है पोल, और पोल और सेंटर के बीच का पॉइंट होता है मिड पॉइंट ऑफ PNC इज फोकस, ठीक है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको डिस्टेंस के टर्म में बता दूं तो P से F का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, और C से P का डिस्टेंस होता है रेडियस। ये तो आपको सबको आइडिया लग ही गया होगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला सेंटर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल विद द सेंटर इज नोन एज रेडियस। तो ये रेडियस हो गया और यहां से यहां तक फोकल लेंथ हो गया। अगर F इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हम यही बोल सकते हैं ना, रेडियस जो होगा फोकल लेंथ का डबल होगा, या फिर फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए कहा था कि फोकस हमेशा कैपिटल F होना चाहिए, बिकॉज स्मॉल f हमेशा फोकल लेंथ के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये एक, हर एक मिरर के अंदर ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। लास्ट से प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड, तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन और इज द स्ट्रेट लाइन which on which all the points that is center, focus and pole lying on it। जिस लाइन पे सारे ही पॉइंट्स लाई करते हैं उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, बिकॉज इसके नाम से पता लग रहा है कि हेड कुछ हेड है ना, मेन चीज है कोई, तो इसलिए इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज जिसके ऊपर सारे ही पॉइंट्स लाई करते हैं। चलो आगे, अब हम लोग स्पेसिफिकली रूल्स फॉर रे डायग्राम इन कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव मिरर में रूल बताता हूं रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये आपका मिरर है, अब मैं स्पेसिफिकली कॉनकेव के लिए बना रहा हूं। ये लाइन ड्रॉ करो, सेंटर लिखो, फोकस लिखो, P लिखो, ठीक है। रूल है, 3 रूल है हमारे पास। मैं पहले तीनों बना देता हूं यहाँ पे ताकि एक साथ ही समझा दूं रूल।
ठीक है, ये देखो दो देखो पहले। चलो रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास कर रही है, अब ये पैरेलल रेज वो होती है जो बहुत दूर से आती है, जो इंफिनिटी से आएंगी उन रेज को हम लोग पैरेलल कंसिडर करते हैं। अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो वो हमेशा फोकस से पास करके जाएगी, तो वो हमेशा फोकस से पास करके जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एरो साथ साथ लगाना, बिकॉज अगर एरो नहीं लगाया तो मैम आपको 0 दे देगी। इफ द रेज कमिंग पैरेलल फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इट विल सेंड टूवर्ड्स द फोकस, ये ध्यान रखना आपको, पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी। और उल्टा क्या करोगे, अगर कोई रे फोकस से जा रही है, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी वो। तो एक दूसरे के वाइस वर्सा है। जनरली इन दो रूल से हमारे सारे वो बन जाते हैं रे डायग्राम। तीसरा रूल मैं इन्हीं में समझा देता हूं किसी में। तीसरा रूल देखो ये है, अगर कोई भी रे सेंटर से पास कर रही है तो वो वापस चली जाएगी जहां से आई थी। अगर कोई रे सेंटर से पास कर रही है तो वापस चली जाएगी जहां से आई थी। उसका रीजन बता देता हूं मैं, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे बता देता हूँ। ये आप लोग अभी आगे पढ़ोगे, टैंजेंट होती है, ठीक है। टैंजेंट बेसिकली सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करो तो उसको बाहर से कट करके जाती है। और रूल ये है कि जो आपका सेंटर, जो आपका रेडियस है वो हमेशा टैंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये एक तरह से नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। जो हमारा रेडियस है ये नॉर्मल हो गया। देखो मैंने अभी तो बताया आपको, रेडियस इज परपेंडिकुलर विद द टैंजेंट। तो और कोई भी रे अगर नॉर्मली आएगी तो वो वापस चली जाएगी जहां से आई थी। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल है। अब इसमें एक क्वेश्चन देखो मेरे को याद आ गया, ठीक है। इफ अ रे, ये मिरर का ही है, ठीक है। इफ अ रे रिट्रेस इज पाथ, मतलब जहां से रे आई थी वहीं से वापस चली गई, ठीक है। तो इस केस में एंगल आई क्या होगा या एंगल आर क्या होगा, बिकॉज एक ही होगा जो होगा। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो 90 डिग्री होगा। ये देखते हैं भाई, ये नॉर्मल है, जहां से रे आई वहीं से रे चली गई, है ना, जहां से आई वहीं से चली गई। तो एंगल आई क्या 90 डिग्री है इसमें, क्योंकि हर कोई ये देखता है ये तो 90 है। नहीं, हम तो एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनाते हैं। जब कोई भी रे का एंगल ही नहीं है, जैसे यहाँ देखो ये आपका नॉर्मल है और ये एंगल है, ये रे है, तो ये एंगल होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट यहाँ तो जो नॉर्मल है ना उसी के अलोंग रे आ रही है, तो इस केस में तो एंगल आई भी 0 है और एंगल आर भी 0 है, बिकॉज कोई एंगल ही नहीं बन रहा ना नॉर्मल रे का। जो रे है वो नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, तो कोई एंगल ही नहीं है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू में दिखता है कि इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस इट विल सेंड बैक टू द सेम पाथ, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर रिफ्लेक्शन। या ये भी पूछ लेते हैं एंगल आई और एंगल आर का रिजल्ट बताओ, तो वो भी 0 ही रहेगा। वो दोनों 0 है इस केस में। कुछ भी आपसे पूछ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, तो हम लोग इसके रूल्स पे थे, मुझे एकदम याद आ गया, सॉरी। तो हम लोग इसके रूल्स पे थे, आगे चलते हैं। इसका तो मैंने आपको 3 रूल समझाए इसके। मैं आपको फटाफट से इसके 2-3 रे डायग्राम बना के दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। रे डायग्राम में आपको 4 चीजों का होना चाहिए आइडिया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने, इमेज कहाँ बनी आपकी, और नेचर, इमेज कैसी बनी, और इमेज का साइज, ये 4 चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आप देखो, इमेज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कि मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी अभी देखते हैं फटाफट से। इंफिनिटी का मतलब मैंने आपको जस्ट बताया था कि रेस पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो वो फोकस पे पास करेगी। थोड़ा सा लाइन ऐसी हो रहा है। तो ये दोनों रेज देखो आपकी फोकस पे जाके मिल गई, तो इसलिए हमारी इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी हमारी फोकस पे। और ये बहुत छोटी इमेज बनी है, हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड। अभी इन्वर्टेड भी आपको समझ आ जाएगा जब एक दो डायग्राम और बनाऊंगा। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट रे डायग्राम था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रे डायग्राम था। चलो अगला,
इसका रिवर्स कर देते हैं, ऑब्जेक्ट एट फोकस। देखो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट को वर्टिकल खड़ा रखना पड़ेगा ऐसे। अब रूल ये है कि जहां जहां से आपको रेज आप भेज सकते हो, पैरेलल, सेंटर, पोल, आपको सिर्फ 2 ही यूज करने हैं, अदरवाइज हम 3 भी कर सकते हैं, बट 2 से इनफ है। ये जाएगा फोकस से, ये रिफ्लेक्शन के बाद जाएगा फोकस से, और एक रे जाएगी यहां से जो जाएगी सेंटर से। तो सेंटर से जाने वाली रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है, और जो फोकस से जाएगी वो स्ट्रेट जा रही है। तो देखो ये रेस कभी भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइंस हो गई, तो ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो इस केस में क्या करना, उल्टा कर देना, कि जब फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, और नेचर अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, और साइज हाईली एनलार्ज होगा। बहुत बड़ी इमेज बनेगी आगे जाके, इतनी बड़ी कि एक्सपैंड होके पूरी इमेज फट जाएगी, आपको दिखेगी ही नहीं। चलो अगला देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सी वाला। एट सी, ऑब्जेक्ट रखा मैंने सी पे, स्ट्रेट गई फोकस से, एक जाएगी फोकस से, हो जाएगी स्ट्रेट। तो ये ऑलमोस्ट देखो सेंटर पे मिली है वापस से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बॉक्स बन गया ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो यही मैं बोल रहा था, आप ऑब्जेक्ट को रखोगे ऊपर और इमेज बनेगी देखो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो ये है इन्वर्टेड इमेज, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी। तो इस केस में भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, लेकिन साइज यहाँ पे सेम साइज है। देखो जितनी इमेज उतना ही ऑब्जेक्ट। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला केस बहुत ज्यादा, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हो तो इमेज भी सी पे ही बनती है और सेम साइज बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, रे डायग्राम आपको बनाने को नहीं आते हैं वैसे बोलते हैं, लेकिन रे डायग्राम के बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इसमें। अगर आपको रे डायग्राम का आइडिया है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो इसलिए आपको रे डायग्राम को ऐसे बार बार बना बना के ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, ये एट सी वाला था लॉजिक। इसके बाद दो जो है क्या कहते हैं, बियॉन्ड सी और बिटवीन सी एंड एफ। ये आप दोनों साइड में देख लेना, मैं यहाँ पे डाल दूंगा कैसे बनेंगे। और बाकी लास्ट वाला मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट वाला है, ऑब्जेक्ट को रखोगे आप बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल एंड फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट को रखोगे बिटवीन पी एंड एफ, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी आपको अपने आप दिख जाएगा, बिकॉज जो चीज अलग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे बिटवीन पी एंड एफ, तो रूल वही है हमारा, पैरेलल वाली जाएगी फोकस से और एक जाएगी सेंटर से, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास यहाँ पे। एक जाएगी सेंटर से, और ये चीज ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट के सर के ऊपर से जानी चाहिए। काफी सारे लोग इसको ऐसे बना देते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये यहाँ जा रही है, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की बिल्कुल हेड से जाएगी रे। ठीक है, तो ये तो रिट्रेस करेगी अपने आप को, ये ऐसे थी इधर, ठीक है ना, ये इधर जाके इधर। अब देखो ये तो डाइवर्जिंग रेज है, ये तो कभी नहीं मिलेंगी। जो मैंने आपको सिखाया था वर्चुअल, तो ये पीछे कहीं जाके मिलेंगी वर्चुअली। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जो एक्चुअल में नहीं बनी, हमने बनाई है। और देखो जैसा ऑब्जेक्ट था इरेक्ट, ऐसे ही इमेज बनी इरेक्ट, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। आ गया समझ? तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज इसका देखो एनलार्ज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे इसके रे डायग्राम्स। ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बना बना के बार बार। ठीक है, बोर्ड में अब नहीं आते हैं डायरेक्टली रे डायग्राम, लेकिन ना इनडायरेक्टली रे डायग्राम्स के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इवन आपके प्री बोर्ड आपके स्कूल में तो बहुत आएंगे, तो इसलिए आप रे डायग्राम की प्रैक्टिस करना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास से मिलूंगा बहुत जल्दी, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम से,
और बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं मुझे, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम 5 से 6 वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी इसकी मेरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।